मैंने पुलिस चोर वाली फिल्मों से सीखा कि कैसे एक गैंगस्टर बॉस बना जाए, पर मुझे नहीं पता था कि एक अमीर बाप का नासमझ बेटा सच में मुझ पर यकीन कर लेगा। उसने सीधे मुझे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए और अपनी हाल ही में तलाकशुदा जवान सुपरवाइजर को भी मेरे पास भेज दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे हाथ गलती से एक टॉप सीक्रेट फाइल लग गई थी। फाइल से पता चला कि कंपनी 5 दिनों में दिवालिया होने वाली है, और अगर मैं ये जानकारी समय से पहले बॉस को बेच दूं, तो उन्हें अंदर के भेदी को पकड़ने का मौका मिल जाएगा और वो इस मुश्किल से निकल सकती हैं। पर जब मैंने उसके अंदर की बातें पढ़ना जारी रखा तो मेरे होश उड़ गए। ली यूचेन यानजिंग शहर के सबसे बड़े खानदान की सबसे बड़ी पोती, उसके साथ 18 लोगों की सिक्योरिटी रहती है। वे सभी टॉप स्पेशल फोर्स से रिटायर हुए सैनिक हैं। उसकी ऑफिस की डेस्क में एक हैंकर भी छिपी है जो हमेशा लोडेड रहती है। मैंने आंखें बंद की और ऑफिस की बिल्डिंग का नज़ारा मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड्स की नज़रों से गुजरता हुआ ली यूजिंग के सामने पहुंचा। अचानक वो औरत हैंडल उठाकर खुद पर तान लेती है। इस सीन के बारे में सोचते ही मेरी पीठ पसीने से भीग गई और मेरे पैर कांपने लगे। लेकिन अपनी किस्मत बदलने के इस इकलौते मौके का सामना करते हुए मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और काफी देर तक सोचता रहा। मुझे एक तरकीब सूझी, वो ये कि एक जानकारी बेचने वाले के तौर पर मैं ये जानकारी ली यूजिंग को बेचूंगा, लेकिन मुझे जो करना है वो है रहस्यमयी बने रहना। इसलिए मैंने तुरंत अपने लैपटॉप पर जेएफ फिल्म चलाई और जेएफ के हाव भाव और अंदाज की नकल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने ऑनलाइन कुछ नकली हैंगर भी खरीद ली। एक रहस्यमयी जानकारी का सौदागर, उसके पीछे एक और भी ज्यादा खुफिया संगठन होना चाहिए। मैंने खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर तैयार किया जो जिंदगी और मौत से गुजरा हो, एक बेरहम कातिल जिसके हाथ अनगिनत लोगों के खून से रंगे हों, और इसमें सबसे जरूरी चीज थी आंखें। तो मैंने हैंडल लेकर शीशे में खुद पर निशाना साधा। मैंने देखा कि मेरे चेहरे के भाव शांत हो गए हैं और मेरी आंखों में कोई भाव नहीं रहे। जैसे जैसे बंदूक की नली धीरे धीरे मेरी भौहों के बीच आ रही थी, शांति और उस किरदार में डूबने का एहसास बढ़ता जा रहा था, मानो उस पर सच में कोई बंदूक मेरे माथे पर लगी हो। मौत के डर से मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। इसके बाद के कुछ दिनों तक मैंने फिर से बहुत ज्यादा खून खराबे वाली डरावनी फिल्में देखनी शुरू कर दी। जैसे जैसे एक के बाद एक डरावने सीन मेरी आंखों के सामने आते गए, मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी और भावहीन होती गईं। और आज आखिरी दिन था। मैंने अपने सभी सहकर्मियों को घर भेज दिया और फोन निकालकर वो नंबर मिलाया। उसी पल उसी बिल्डिंग की 58वीं मंजिल पर ली यूजिंग ने दराज से एक सिल्वर ग्रे रंग का पुराना फोन निकाला। जब उसने देखा कि ये एक अनजान नंबर है तो उसने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। कौन है? हेलो मिस ली। तुम कौन हो? मिस ली, मुझे सच में आपके लिए अफसोस हो रहा है। हमारी नजरों में आप एक खूबसूरत सुनहरी चिड़िया की तरह हैं जो एक शानदार पिंजरे में कैद हैं और एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जिसका अंजाम पहले से ही तय है। ऑफिस के अंदर ली यूजिंग का चेहरा और भी ज्यादा ठंडा पड़ गया। आखिर तुम हो कौन? मैं शांति से अपनी पहले से लिखी हुई लाइनें पढ़ता रहा। ली यूजिंग के अंदर से एक खतरनाक एहसास बाहर आने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। 50 मिनट बाद आप मुझे लेने के लिए किसी को भेजिए। रही बात जगह की, तो मुझे लगता है कि मिस ली की काबिलियत के लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। इतना कहकर मैंने पहले फोन काट दिया। फिर मैंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अपनी सीट पर वापस आकर चुपचाप मुझे लेने आने वाले का इंतजार करने लगा। और सिर्फ 10 मिनट बाद ही ली यूजिंग को मेरी फाइल मिल गई। ल्यू पिंग, 26 साल का, कंपनी का कर्मचारी। यह एक बहुत ही मामूली जानकारी थी, इससे ज्यादा मामूली कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त ली यूजिंग के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। मैं इस बिल्डिंग में 2 साल से काम कर रहा था और वो भी ठीक 2 साल पहले ही इस बिल्डिंग में आई थी। उसे नहीं लगा कि यह एक इत्तेफाक था। समय हुआ शाम के 6 बजे। एक बहुत ही शालीन सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर दिखाई दी। दोनों की नजरें मिली। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और मैंने एक ही बार में उसकी पहचान बता दी। सेक्रेटरी काओ, हम चले? सेक्रेटरी काओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद दोनों लिफ्ट से 58वीं मंजिल पर पहुंचे। यह वो जगह थी जहां सिर्फ ली यूजिंग के बुलाने पर ही जाने की इजाजत थी। एक लंबे से कॉरिडोर में काले यूनिफॉर्म पहने सुरक्षा गार्डों की एक कतार खड़ी थी। वे लगभग हर 1.5 मीटर पर गलियारे के किनारे खड़े थे। इस नज़ारे के लिए मैं पहले ही तैयारी कर चुका था।
लेकिन इस पल इन लोगों का सामना करते हुए मेरी टांगें अब भी थोड़ी कांप रही थीं। मैं बस अपनी भावहीन आंखों से उदासीनता बनाए रख सकता था। मैं हिम्मत जुटाकर ली यूजीन के ऑफिस के सामने पहुंचा। तभी एक चौकोर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक कदम आगे बढ़ा। गुस्ताखी माफ, मैंने शांत मुस्कान के साथ अपना ब्रीफकेस सेक्रेटरी काओ को दे दिया और फिर पहले से तैयार की हुई लाइनें कहीं। नियम नियम तो नियम है, मैं तो हमेशा से ही नियमों का सबसे ज्यादा पालन करता हूँ। आपको तकलीफ हुई? कैप्टन बाओ वीजुन ने मुझे एक गहरे मतलब वाली नजरों से देखा। कंपनी में वह झांग वेनरोंग का नकली नाम इस्तेमाल करता है, उसका असली नाम सिर्फ ली यूजेन और ली परिवार के कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। इस समय मैं एक चक्कर घूमा और अपना चश्मा ठीक किया। तभी सेक्रेटरी काओ ने फिर से अंदर आने का इशारा किया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ली यूजेन ने फाइल का आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद ही अपना सिर उठाया। जब जांच का विषय मेरे ही ऑफिस की इमारत का एक कर्मचारी निकला तो मुझे लगा कि किसी ने तुम्हारी जानकारी का इस्तेमाल कर लिया है। तो तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने शांति से अपने पास वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। फिर ली यूजेन की आंखों में देखते हुए मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बता तो चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सिर्फ तुम मेरी मदद कैसे करोगे? सॉन्ग जिवन को मारकर? वो भी हो सकता है, बस तुम मेरी औरत बनने के लिए मान जाओ। ये सुनते ही ली यूजेन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने दराज खींचकर चांदी की एक पिस्तौल निकाली। बंदूक की काली नाल अचानक मेरे माथे पर आ लगी। तुम्हें किसने भेजा है? बस उस औरत को अपनी तर्जनी उंगली से ट्रिगर दबाना था और मेरा सिर एक तरबूज की तरह तुरंत फट जाता। लेकिन इस पल मेरी आंखें झपकी तक नहीं, बल्कि मैंने उसके सुंदर शरीर पर नजर डाली और धीरे से कहा, कोल्ट M2000 मॉडल की पिस्तौल। ये तुम्हारे दादा ने तुम्हें बचपन में जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। उस समय ली जियांगहो ने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर गर्व से कहा था, कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं? आज से मेरी पोती यूजेन मेरे लिए परिवार की शेरनी होगी। ये सुनकर ली यूजेन के चेहरे पर शक और हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि उस समय वहाँ सिर्फ वो और उसके दादाजी ही मौजूद थे। यहाँ तक कि आज हो सकता है कि दादाजी भी ये बात कब की भूल चुके हों। इसलिए ली यूजेन वापस अपनी जगह पर बैठ गई और ठंडी आवाज में बोली, सीधे मुद्दे पर आते हैं, अपना परिचय फिर से दो। मैं एक ऐसा खुफिया जानकारी बेचने वाला सौदागर हूँ जो उसे जानकारी बेचता है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मेरा नाम लू है, तुम मुझे मिस्टर लू कह सकती हो। पिछले 2 सालों में तुम्हारे आसपास सॉन्ग जिवन ने एक के बाद एक कई जासूस लगा दिए हैं। हालांकि तुम दोनों ने एक शर्त के लिए अलग अलग रास्ते चुने हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे नीचे काम करने वाली चुवान ही कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और सॉन्ग जिवन वो आदमी अब और इंतजार नहीं कर सकता। जब मैंने पूरी बात बता दी तो ली यूजेन ने ठंडी नजरों से 2 शब्द कहे, क्या कीमत है? तुम्हारे लिए एक अच्छी कीमत लगा देती हूँ, 1 करोड़। मैंने जैसे बिना सोचे समझे ही कह दिया। सौदा तुरंत पक्का हो गया। इसके बाद मैंने कागज और कलम से एक एक करके नाम लिखना शुरू कर दिया और उनसे जुड़ी घटनाएं भी। आखिर में मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर छोड़ दिया। शाओ साओ, मेरे ऑफिस में आओ। आवाज खत्म होते ही बस 1-2 मिनट में ही साओ शाओ हुई अदब से दरवाजा खोलकर ऑफिस में आ गई। ली यूजेन ने बेहद ठंडे लहजे में पूछा, इन 2 सालों में तुमने सोंग जीवन से 50 लाख लिए हैं। सोंग जीवन ने साओ शाओ हुई को चुना था तो जाहिर है कि उसका मानसिक संतुलन बहुत मजबूत था। ली जोंग, आपको ये खबर कहाँ से मिली? मैं इसे सार्वजनिक करने के लिए तैयार हूँ। मेरे नाम के सभी बैंक खातों और उनके लेन देन की जांच के लिए आप किसी को भेज सकती हैं। तुम्हारी और ली जिनफेई, पान लियांग, फैंग डान की इतनी हिम्मत हुई कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे गोल गोल घुमाया। जैसे जैसे एक एक करके नाम सामने आ रहे थे, साओ शाओ हुई अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी एक पल के लिए उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी, जिसे ली यूजेन ने देख लिया। अचानक धाए की आवाज आई, पिस्तौल चलने की जोरदार आवाज आई। मैंने अपनी आंख का कोना पोंछा। मैंने अपनी उंगलियों पर लगे ताजे खून को देखा। कुछ समझाने की कोशिश करती साओ शाओ हुई के होंठ कांप रहे थे और वो पीछे की ओर मेरे पैरों के पास गिर पड़ी। ये पहली बार था जब मैंने इतनी करीब से किसी को गोली लगते हुए देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूरी तरह से सहम गया था, लेकिन मैं अपना डर जरा भी जाहिर नहीं कर सका।
मेरे चेहरे पर अब भी वही अभ्यास की हुई मुस्कान थी। ली यूजेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बड़ी कुशलता से पिस्तौल को वापस उसकी जगह पर रख दिया और फिर धीरे से कहा, मिस्टर यू, आपको तकलीफ हुई, माफ कीजिएगा। मिस ली, आप वाकई ली परिवार की शेरनी हैं। सिर्फ आपका ये फैसला लेने का अंदाज ही ऐसा है जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं। ये सुनकर ली यूजेन मुस्कुराई और फिर दराज से दूसरा मोबाइल फोन निकाला। उसने स्क्रीन पर कुछ टैप किया। मिस्टर यू, सौदे के पैसे मैंने आपको भेज दिए हैं। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। तो फिर मैं मिस ली को और परेशान नहीं करता। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, मिस्टर यू। जैसे ही मैं उठकर बाहर जाने लगा, मेरी नज़र नीचे साओ शाओहुई पर पड़ी, जिसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी। उसका पीला पड़ा चेहरा और खुली हुई आंखें सीधे मेरी तरफ थी। एक पल के लिए उससे नजरें मिलते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने कनखियों से देखा कि ली यूजेन मुझे ही देख रही थी, इसलिए मैंने एक बार फिर शांत रहने का नाटक किया। मैंने अपने पैर से साओ शाओहुई का सिर थोड़ा किनारे कर दिया। तभी ली यूजेन ऑफिस के दरवाजे पर रुक गई। उसने कहा कि मुझे घर छोड़ने के लिए एक खास गाड़ी तैयार है। ये सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम सी गई। अगर मुमकिन होता तो मैं मेट्रो की भीड़ में वापस जाना ज्यादा पसंद करता, लेकिन जाहिर है कि यह उसे मना करने का सही समय नहीं था। इसके बाद बाओ हीजुन मुझे अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गई और मुझे एक पूरी तरह से काली मेबैक के सामने ले गई। जब मैं गाड़ी के अंदर जाने ही वाला था, मैंने देखा कि पीछे की सीट पर प्रोफेशनल ड्रेस में एक खूबसूरत औरत बैठी थी, जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने उस औरत को पहचान लिया। वो मेरी सुपरवाइजर लिन छेयुए थी, जिसके बारे में मैं कल्पनाएं किया करता था। जब मैं ठीक से बैठ गया, मैंने घबराहट में एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि इस सौदे के दौरान मुझे अपनी एक ऐसी छिपी हुई खूबी का पता चला जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा तनावपूर्ण और खतरनाक माहौल होता है, मैं उतना ही ज्यादा ऊपरी तौर पर शांत और तर्कसंगत रह पाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं आगे सोचने वाला था, वाइन रेड कलर की हाई हील पहने एक पैर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मेरी पिंडली को छूता हुआ गुजरा। उस पैर की मालकिन बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसकी उंगलियां लगातार कांपते हुए मेरे पैर को सहला रही थी। चूंकि लिन छेयुए की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, इसलिए उसे अभी तक पता नहीं था कि मैं उसके नीचे काम करता हूँ। ली जोंग ने कहा, अगर आपको पसंद आया तो मैं आपका तोहफा हूँ, और उन्होंने कहा कि चाहे कहीं भी हो, आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम अपनी मर्जी से आए हो। मेरा नाम लिन क्यूयू है। मैं कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर हूँ। इस साल 33 साल की हूँ। मेरी लंबाई 1 मीटर 73 सेंटीमीटर और वजन 62 किलो है। मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी। बस मेरे पति की 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। बस यहीं तक। आधे घंटे बाद गाड़ी एक पुराने रिहायशी इलाके के बाहर रुकी। मैं अपना ब्रीफकेस लिए हुए स्थिर कदमों से चलता रहा, लेकिन मेरी तेज और भारी सांसें धीरे धीरे जाहिर होने लगी, जब तक कि मैं अंधेरी सीढ़ियों में नहीं पहुंच गया। फिर मैं 2-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और झट से अपनी जेब से फोन निकाला, जिसे मैंने पहले ही साइलेंट पर कर दिया था। एक मैसेज नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आया। चाओकुओ बैंक का खाता नंबर, जिसका आखिर में 1247 है। 16 दिसंबर को शाम 6:45 और 61 सेकंड पर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किए गए। मैंने अपनी उंगली बढ़ाकर एक एक करके नंबर गिने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 करोड़। मेरा चेहरा खुशी से लाल हो गया। मैंने जोर से अपनी थूक ली। यह वो रकम थी जिसे कमाने के लिए मुझे बिना खाए पिए 70 साल तक मेहनत करनी पड़ती। मैंने अपना मुंह खोला। मैं पागलों की तरह चीखना चाहता था, लेकिन तभी नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली और अपना ब्रीफकेस उठाकर तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। जब मैंने शेयर्ड अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो मैंने अपनी रूममेट डैन जीजी को देखा। वो सिल्क की स्लिप ड्रेस पहने हुए भाप के बीच से बाहर निकली। अचानक डैन जीजी अपने बाल पोंछते पोंछते रुक गई, क्योंकि वो अक्सर मुझे ऐसे ही छेड़ती थी। आमतौर पर मेरा चेहरा एकदम लाल हो जाता था। मैं अपनी नजरें हटा लेता और फिर धीरे से डैन जीजी कहता और फिर जल्दी से अपने कमरे में वापस चला जाता। लेकिन आज मैंने कोई हरकत नहीं की, इसलिए उसने दरवाजे पर खड़ी सिलुएट को देखा। उसने देखा कि मैं उसे अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहा था।
हालांकि उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके लाल होंठ हल्के से मुस्कुराए। उसके मन में शरारत सूझी। पिंगजी, जीजी सुंदर है। डैन जीजी, आपने पहले कहा था कि आप किसी बहुत अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं। मेरा मतलब है, मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप मेरी मिस्ट्रेस बन जाएं? अगर कोई और आदमी होता तो कम से कम 100 करोड़। लेकिन अगर तुम हो पिंगजी, तो मुझे लगता है कि बस 10 करोड़ ही काफी होंगे। पिंगजी, तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक है? मैंने ऐसी बात कैसे कह दी? क्या वो सच में मैं ही था? मैं तो बचपन से ही एक सीधा सादा शरीफ इंसान रहा हूँ। लेकिन जब से मुझे वो 1 करोड़ मिले हैं, मेरी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं ने मेरे विवेक पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। मैंने शीशे में खुद को देखा और एक अनजाना सा डर मेरे दिमाग में दौड़ गया। तभी मैंने नीचे देखा और पाया मेरे पैरों के पास काओ शाओहुई का तड़पता हुआ चेहरा उभर आया। ये देखकर मैंने तुरंत अपना चमड़े का जूता उतारकर फेंक दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे 2 तड़पते हुए चेहरे दिखाई दिए, जो मुझसे मदद की भीख मांग रहे थे। मैं लगातार थूक निगलता रहा। न जाने कितनी देर बाद मैं कांपते हुए नंगे पैर खड़ा हुआ और फिर एक काली प्लास्टिक की थैली ढूंढ कर लाया। मैंने हिम्मत जुटाई और 2 उंगलियों से जूते की एड़ी पकड़ी और उसे किचन के कचरे के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया। ये सब करने के बाद मैंने तुरंत गर्म पानी से नहाया। तब जाकर मेरा डर धीरे धीरे कम हुआ। और उसी समय ली यूजन के ऑफिस में बाओ हीजुन काओ शाओहुई के अपार्टमेंट से कुछ सामान वापस लाया। ली यूजेन ने सीलबंद प्लास्टिक बैग खोला और बस लापरवाही से एक नजर डाली। फिर उसे अपनी हथेली के नीचे दबाकर काओ शाओहुई की जगह लेने के लिए एक हमशक्ल को ढूंढने लगी। मैं साल के अंत में होने वाली बड़ी सेल के दौरान उसके लिए शहर से बाहर एक वाजिब बिजनेस ट्रिप का बहाना तैयार कर दूंगी। इसके अलावा आने वाले 1 महीने में उस हमशक्ल की मदद करने के लिए एक खास टीम बनाओ, ताकि वो काओ शाओहुई के सभी सोशल मामलों को अच्छी तरह से संभाल सके। अपने आसपास के सभी अंडरकवर प्लान के बारे में जानने के बाद ली यूजेन ने एक बहुत ही सनकी फैसला किया, जैसे कुछ ऐसा। वो खुद सोंग जिवन के प्लान में उसका साथ देगी और बस सोंग जिवन के माहौल को गरमाने का इंतजार करेगी और फिर उसी की बनाई हुई गर्मी का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त पलटवार करेगी। ये है यानजिंग शहर के सबसे बड़े खानदान की सबसे बड़ी बेटी ली यूजेन की हिम्मत। बाओ हीजुन तनकर खड़ी हो गई और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। तभी ली यूजेन ने अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाया। उस मिस्टर लू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैडम के ऑफिस में दाखिल होने से ठीक पहले मैंने उनकी रूटीन जांच की थी। मैंने मिस्टर लू में थोड़ी घबराहट महसूस की। ली यूजेन ने तुरंत मॉनिटर की फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम जांचना शुरू कर दिया। 2.5 मिनट बाद वो एक बहुत ही साहसी नतीजे पर पहुंची। उसे लगा कि मेरी कभी कभार दिखने वाली घबराहट शायद जानबूझकर कैमरे के लिए थी। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। उस वक्त मैं अभी नहाकर अपने बेडरूम में वापस आया था। मैंने देखा कि किताबों की अलमारी के सामने एक खुफिया जानकारी वाला खत पड़ा है। मैंने उस पर सिर्फ एक नज़र डाली और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। इसलिए मैंने फौरन इन्फिनल अफेयर्स फिल्म चालू कर दी और टूरिस्ट स्पॉट पर बैठकर डिब्बे में खाना खाते हुए बड़े बॉस की हरकतों की नकल करने लगा। मैं एक्टिंग की मशहूर किताबें जैसे एन एक्टर प्रिपेयर्स और 6 लेक्चर्स ऑन एक्टिंग पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी गया। मैं ज़रूरी बातें नोट कर रहा था और साथ ही अपने दिमाग में गॉडफादर की छवि बना रहा था। कल रात की पूरी तैयारी के बाद अगले दिन मैं हमेशा की तरह काम पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस की बिल्डिंग में घुसने वाला था, मैंने लिन कियुए को देखा, जिसने कल रात कार में मेरी सेवा की थी। कुछ सहकर्मी उसे घेरकर जोर शोर से बधाई दे रहे थे। पता चला कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर से डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन हो गया है। मैंने बस एक नज़र देखा और समझ गया, ये जरूर ली यूजेन का उसे मेरी सेवा करने के लिए दिया गया इनाम है। लिन कियुए शांत रहने का नाटक करते हुए हॉल में चला गया, लेकिन कल रात का मंजर उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। हालांकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा, लेकिन एक बात तो पक्की थी, वो बहुत जवान होना चाहिए। और जब मैं अपनी सीट पर बैठने ही वाला था, तभी सुपरवाइजर अचानक ऑफिस के दरवाजे के बाहर दिखाई दिए। ये देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं, मेरी पलक फड़कने लगी। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करूं, तभी मेरे दोस्त दाशी ने अचानक मेरे कंधे पर थपथपाया। चलो खड़े क्या हो, जल्द ही मैं और वो लिफ्ट से 48वीं मंजिल पर पहुंचे।
मैंने निगरानी कैमरे से बचने के लिए सिर झुका लिया और दाशी के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन किसे पता था कि मेरे ठीक ऊपर लगा कैमरा अचानक घूमने लगेगा। उसी पल मेरे शरीर में गर्मी दौड़ गई। काओ श्याओ हुई की मौत का मंजर एक बार फिर मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं पूरी ताकत से कैमरे से बचना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए थे और तब तक कैमरा पूरी तरह से मेरी तरफ घूम चुका था। मेरे पास खुद को जबरदस्ती शांत करने के अलावा कोई चारा नहीं था और मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैंने सिर उठाकर सीधे कैमरे में देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोला, हम फिर मिल गए। ली यूजेन मॉनिटर को देखते हुए अपनी उंगलियों से मेज थपथपा रही थी। उसकी ठंडी आंखों में शक की एक लकीर उभर आई। उसे मुझ में कई विरोधाभासी बातें नजर आ रही थी। कातिल और मेमना, ये दोनों एक ही इंसान में नहीं होने चाहिए। इस वक्त मैं लिन छुयुवे के ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच चुका था और लिन छुयुवे उस वक्त पिछली रात वाले उस बड़े आदमी का स्केच बना रही थी। तभी मास्टर ने अचानक मजाक करते हुए कहा, तुम्हारी देवी तो अब डायरेक्टर बन गई हो। मेरे होंठ हल्के से मुस्कुराए। ली यूजेन के सामने सिर्फ घबराहट और दबाव महसूस होता है, लेकिन लिन छुयुवे के सामने एक अजीब सी बेफिक्री और अपनापन महसूस होता है। सेक्रेटरी के बताने के बाद मैं धीरे धीरे ऑफिस के अंदर गया। लिन छुयुवे ने मुझे देखते ही तुरंत स्केचबुक को दराज में वापस रख दिया। फिर उसने एक दूसरी फाइल उठाई और सोचा कि हम दोनों से बात करने से पहले इसे खत्म कर लेगी, लेकिन पहला पन्ना खत्म करने से पहले ही उसकी भौहें तन गईं। फिर उसने सिर उठाया और उसकी नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। उस औरत की गोरी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक महसूस हुआ कि दराज में रखा वो स्केच, बिना चेहरे वाला वो रहस्यमयी आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके सामने बैठा ये मामूली सा ऑफिस कर्मचारी ही है। लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया, जिस बड़े आदमी को प्रेसिडेंट ली इतनी अहमियत देती है, वो 30,000 महीने की सैलरी वाला मामूली इंसान कैसे हो सकता है। इसके बाद उस औरत का अंदाज बदला और उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली। हमारे 56 के साल के आखिर में होने वाले प्रमोशन के प्रचार प्लान में आप लोगों की वुमन कल्चर को जिसकी जिम्मेदारी लेनी है, वो एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन जैसे ही तीनों काम के बारे में बात करने में मग्न हुए, सेक्रेटरी ने अचानक दरवाजा खटखटाया और यह कहकर कि डिजाइनर की मीटिंग है। मास्टर को बाहर बुला लिया गया। ऑफिस में अब सिर्फ मैं और लिन छुयुवे बचे थे। उस वक्त लिन छुयुवे ने अनजाने में अपना हाथ अपने सामने रख लिया। उंगलियों के बीच से उसने अपने सामने बैठे नौजवान को देखा और पाया कि मैं और उस काले कपड़े के पीछे वाली परछाई एक दूसरे से पूरी तरह मिल रहे थे। तभी लिन छुयुवे की आंखें चमक उठी और वो अपनी उंगलियां रगड़ने लगी। उसे धुंधला सा याद था कि उस आदमी के कान के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा उभार था, शायद कोई तिल या शायद बालों का रोम। अपने शक को पक्का करने के लिए उस औरत ने अचानक बात बदलते हुए कहा, मिस्टर लू, उधर उस बुक शेल्फ में वहाँ एक फाइल है जिस तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। क्या आप प्लीज उसे निकालने में मेरी मदद करेंगे। मैंने सीधा लिन छुयुवे की आंखों में देखते हुए सिर हिलाकर हाँ कहा। उसी वक्त वो औरत चलकर मेरे पास आ गई। उसने बुकशेल्फ में सबसे ऊपर रखी एक फाइल की तरफ इशारा किया और फिर एकटक मेरे दाएं कान को देखने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से अचानक दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खटखटाने वाले पर ध्यान नहीं दिया। वो अब भी ऊपर ही देख रही थी, लेकिन उसने देखा कि मैं फोल्डर नीचे उतार चुका था और अपना सिर घुमा लिया था। तभी सेक्रेटरी फिर से दरवाजा खोलकर अंदर आई। डायरेक्टर लिन, डायरेक्टर साई, एक मीटिंग है जिसमें आपको अभी शामिल होना है। लिन छुयुवे ने सिर हिलाया और उसे कुछ देर के लिए जाना पड़ा। इस वक्त इतने बड़े ऑफिस में मैं अकेला था। पहले मास्टर और फिर लिन छुयुवे को बुला लिया गया। जाहिर है यह कोई इत्तेफाक नहीं था। जानकारी के मुताबिक ली यूजेन को हर चीज अपने कंट्रोल में रखने की आदत है, इसलिए वो इस वक्त जरूर अपने ऑफिस से मुझ पर नजर रख रही होगी। और सबसे साफ नजारा वो मेरे ठीक सामने वाला एरिया था, इसलिए मैंने सीधा सामने देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उस वक्त ली यूजेन स्क्रीन पर मुझे देख रही थी। फिर उसने तुरंत मॉनिटर को जूम किया। नोटबुक पर लिखे शब्द भी साफ साफ देखे जा सकते थे। वो लाइन दर लाइन डिजाइन की जरूरतें और प्रोफेशनल डिजाइन के स्केच थे। उस औरत के रौबदार और खूबसूरत चेहरे पर पहली बार शक और डर की एक लकीर दिखाई दी। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के पीछे सच में कोई बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, तो किसी खुफिया एजेंट के बारे में इतनी बारीकी और सच्चाई दिखा पाना, ये जिस ताकत और महत्वाकांक्षा को दिखाता है,
ये सोचकर उस औरत ने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। 2.5 मिनट बाद उसने लिन चियू के ऑफिस का दरवाजा खोला। मैंने सोच समझकर शब्दों को चुना। मेरा लहजा बेहद शांत था। मिस ली मुझसे मिलना चाहती हैं, तो बेशक वो जब चाहे मिल सकती हैं। तुम जैसे समझदार इंसान से बात करने में कोई मजा नहीं, तो मैं भी अब घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मिस्टर लू ने इस बार मेरी बहुत बड़ी मदद की है। क्या आप मेरे साथ डिनर करने की मेहरबानी करेंगे? उस औरत की निगाहों को महसूस करते हुए मैं मना करना चाहता था, क्योंकि साथ में खाना एक ऐसी निजी चीज है जिससे कई सारी बातें पता चल सकती हैं। और अगर ली यूजन ने डिनर के लिए वेस्टर्न खाना चुना या कुछ ऐसा जो मैंने कभी देखा भी न हो, तो मेरी असलियत बहुत जल्दी उसके सामने आ जाएगी। लेकिन मैं बस हल्के से मुस्कुराया। मैंने धीरे से ली यूजन का दाहिना हाथ पकड़ा, तो फिर मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। जब तक मैंने ली यूजन को ऑफिस से बाहर जाते हुए नहीं देख लिया, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। उसके बाद मैं तुरंत टॉयलेट के एक क्यूबिकल में भागा और अपने फोन पर वेस्टर्न खाने के तौर तरीके खोजने लगा। लेकिन पहला लिंक खोलते ही मेरे होश उड़ गए। फ्रेंच, इटालियन, ब्रिटिश, इन सब अलग अलग तरह के मेन कोर्स के अलावा उसमें सूप, एपेटाइजर और मेन कोर्स भी शामिल थे। इसलिए मैंने फौरन वो पेज बंद कर दिया और फोन भी ऑफ कर दिया। वेस्टर्न तौर तरीकों की भद्दी नकल करने से बेहतर है कि मैं शांति और सुकून से माफी मांग लूं। मैंने कभी नहीं खाया। मैं वादे के मुताबिक अंडरग्राउंड पार्किंग में आया। एक साधारण सी मर्सिडीज मेरे पास आकर रुकी। ली यूजन ने अपने हाथ से फाइल नीचे रखी और आवाज सुनकर मेरी तरफ देखा। मिस्टर लू, हम फिर मिल गए। वही शब्द, लेकिन इस बार लहजा और हाव भाव अलग थे। इस वक्त उसमें एक टॉप क्लास औरत वाली नजाकत थी। ली यूजन तो सचमुच एक बहुरूपिया है। मिस ली जैसी औरत का ध्यान मुझ पर होना, ये सच में मुझ लू पिंग के लिए बड़े सम्मान की बात है। ली यूजन ने मुझसे ज्यादा देर तक इधर उधर की बातें नहीं की। बहुत जल्द वो फिर से अपने हाथ में मौजूद फाइलों और कॉन्ट्रैक्ट्स में खो गई। मैंने अपनी घबराहट को शांत करने की पूरी कोशिश करते हुए खिड़की से बाहर देखा। तभी मेरी नजर खिड़की के शीशे में दिख रही ली यूजन के खूबसूरत पैर की परछाई पर पड़ी। बस एक बार देखा और मैं अपनी नजरें वहां से हटा ही नहीं पाया। इस दुनिया में इतना परफेक्ट अनुपात कैसे हो सकता है? छूना चाहते हो? उस औरत की नजरों में चुभने वाली ठंडक थी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डरना बिल्कुल नहीं था। अगर मुमकिन हो तो। ली यूजन के लाल होंठ हल्के से खुले। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाकर मेरी ओर बढ़ाया। पता नहीं कैसे, पर मैंने सच में अपनी उंगलियों के सिरों को आगे बढ़ाया। मैं धीरे धीरे उसकी पिंडली की ओर बढ़ने लगा। ली यूजन के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में ठंडक और बढ़ गई। उसका बायां हाथ आर्मरेस्ट के बगल में लटक गया। जानकारी के मुताबिक वहां भी एक पिस्तौल छिपी हुई थी। अगर मैंने सच में उसे छूने की हिम्मत की, तो वो बिना किसी झिझक के मुझे गोली मार देगी। इसलिए मैंने अपने चेहरे पर अफसोस का भाव लाते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर कभी लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी शैली की इमारत के सामने रुकी। मिस्टर लू, प्लीज। रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड पर फ्रेंच में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आया। धत तेरे की, मैं किस लहजे में ये कहूँ कि मैंने कभी वेस्टर्न खाना नहीं खाया। तभी ली यूजन ने शैंपेन उठाकर मेरे लिए डाली। फिर उसने अपने सामने वाला ग्लास उठाया। मैं अपने सामने बैठी इस खूबसूरत औरत को देख रहा था, घबराहट और उत्साह के साथ, ग्लास टकराने की खंगती आवाज के साथ। ली यूजन ने एक छोटा घूंट लेने के बाद धीरे से कहा, ये टैंग पे ली नॉन्ग रोज गोल्ड की बोतल 1996 में एक बैच बनाया गया था जिसमें सिर्फ 35 बोतलें थीं। तो अगर मैंने इसे पी लिया तो ये तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली बात हो जाएगी, उसकी कीमत जाने बिना। बेशक ये बात ली यूजिन से छिप नहीं सकी, तो उसने टटोलते हुए अंदाज में पूछा, लगता है मिस्टर लू को रोज रोज वेस्टर्न खाना पसंद नहीं है। मेरा रुतबा मुझे इन जगहों पर बार बार आने की इजाजत नहीं देता। तभी तो मिस्टर लू इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तभी तो मैंने तुम्हारी गहराई से जांच करवाई, फिर भी मुझे जरा भी कमी नजर नहीं आई। अगले कुछ मिनटों में माहौल धीरे धीरे हल्का हो गया। मैंने सोचा था कि यह डिनर जल्दी से निपटा दूंगा, लेकिन उम्मीद के खिलाफ ली यूजिन ने अचानक एक गहरा सवाल पूछ लिया। मिस्टर लू, आप लोगों का वो दायरा बहुत रहस्यमयी है, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी आप लोगों के बारे में कुछ भी बताने से बचते हैं। क्या मिस्टर लू मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? कैसा दायरा, क्या बकवास है?
ली यूजेन की उन चुभती हुई नजरों को देखते हुए मेरा दिमाग तेजी से उन 2 खुफिया रिपोर्टों के पन्ने पलटने लगा। एक पल बाद मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया और हिम्मत जुटाकर बोला, वो एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ली यूजेन की मुझे खा जाने वाली आंखें मुझे घूर रही थी। फिर उसने उस बात को दोहराया, वो एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। उसी पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए जब अगली मिठाई आने वाली थी तो उस बीच मैंने फौरन एक बहाना बनाया और वॉशरूम चला गया। टिश्यू पेपर से अपने शरीर का पसीना पोंछा। ली यूजेन के अभी के रिएक्शन को देखकर तो उसे शायद यही लग रहा है कि मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ और असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया है। 5 मिनट बाद मैं शांत और संयमित होकर खाने की मेज पर वापस आ गया। मौजूदा हालात को संभालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब कोई शक करे तो कभी भी सफाई देने की कोशिश मत करो। मिठाई खत्म करने के बाद ली यूजेन ने मुझे सोसाइटी के गेट पर छोड़ा। मैंने मर्सिडीज को दूर जाते हुए देखा और फिर बिल्डिंग में चला गया। जांच कहां तक पहुंची? रिपोर्ट कर रहा हूं, मिस। जांच के मुताबिक मिस्टर लू की फाइल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज के दूसरे साल में एक ऐसा दौर था जब वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गए थे। अगर उन्हें किसी संगठन ने भर्ती किया है तो बहुत मुमकिन है कि वो इसी दौरान हुआ हो। ये सुनकर ली यूजेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे साथ हुई मुलाकात का हर एक पल उसके दिमाग में घूमने लगा। काफी देर बाद उसने मन ही मन कोई फैसला किया और मैं जैसे ही किराए के कमरे में वापस आया, मैं फौरन बुककेस के पीछे से वो 2 खुफिया रिपोर्ट निकालने के लिए बेचैन हो गया। ली यूजेन की कंपनी में कोई बदलाव नहीं हुआ था। साओ श्याओहुई के गायब होने की भी किसी को परवाह नहीं थी और बाकी के जासूस भी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। मैंने रिपोर्ट में लिखी बातों को देखा और मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये औरत तो पासा पलटना चाहती है। वो सोंग जिवन का इंतजार कर रही है कि वो चुवानहे कंपनी को पूरी तरह बदनाम कर दे और जब इंटरनेट पर यह बात चरम पर पहुंच जाए तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर बाजी पलट देगी। अगर सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ तो ली यूजेन कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत में हारना लिखा है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट के एक पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अगर सोंग जिवन ने अपने परिवार के रसूख का इस्तेमाल करके ली यूजेन की पहले से तय विदेशी शिपिंग को रुकवा दिया, लॉजिस्टिक्स कंपनी, तो चुवानहे सीधे तबाह हो जाएगी और फिर कभी उबर नहीं पाएगी। सारे विचारों को एक साथ जोड़ने के बाद मैंने दूसरी खुफिया रिपोर्ट खोली। जोंगहाई शिपिंग ग्रुप का संस्थापक साओ मेन, तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी युआन ताइपिंग। 54 साल की उम्र में उसने एक क्रूर योजना शुरू की। एक 200 लोगों का अनाथालय, जहां हर रोज सिर्फ 10 लोगों का खाना दिया जाता था। जिंदा रहने के लिए बच्चे एक दूसरे को मारने लगे और जो बच्चा आखिर में जिंदा बचा उसका नाम डिंग चिंग था। उसे युआन ताइपिंग ने अपना मुंहबोला बेटा बना लिया और वो उसका सबसे तेज हथियार बन गया। दशकों तक उसने युआन ताइपिंग के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन डिंग चिंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस धर्म पिता पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही उसकी बीवी और बच्चे की मौत का असली जिम्मेदार निकला। ये देखकर मैं अचानक जोश से भर गया। बस ये जानकारी डिंग चिंग को बतानी है और उसके हाथों युआन ताइपिंग को खत्म करवाना है। ग्रुप का नया हेड बनकर मैं ली यूजेन को लॉजिस्टिक्स के संकट से निकालने में मदद कर पाऊंगा और इसी बहाने अपने ऊपर से उसका शक और जांच भी खत्म करवा दूंगा। अगली रात मैं डिंग चिंग के बार में पहुंचा। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे मिस्टर डिंग चिंग से मिलना है। थोड़ी ही देर में वो आदमी फिर से वापस आया और मुझे एक प्राइवेट रूम में ले गया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं कमरे में मौजूद लोगों को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि अचानक एक लंबा चौड़ा साया मेरे सामने आ गया। इसके तुरंत बाद एक बड़े हाथ ने मेरा सिर पकड़ा और दरवाजे के बीच वाले शीशे पर दे मारा, जिससे वो चूर चूर हो गया। एक पल में मेरे सिर के पिछले हिस्से से खून बहने लगा। थोड़ी देर तक सब धुंधला रहने के बाद मुझे अपने सामने खड़ा वो अधेड़ उम्र का आदमी साफ दिखाई दिया। वो किसी गुस्सैल जंगली जानवर की तरह लग रहा था। दर्द, दहशत और डर एक साथ मेरे दिल में भर गए, लेकिन ये एहसास बस एक पल के लिए ही था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैंने जानबूझकर करवाया था। मैंने डिंग चिंग की तरफ देखा और दया भाव वाली मुस्कान के साथ कहा, डिंग चिंग, क्या तुम ट्रूमैन शो की दुनिया के बारे में जानते हो? डिंग चिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। वो मेरा सिर पकड़कर उसे दोबारा मारना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ हटा लिया।
तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम जानते हो इसकी वजह से तुम्हें आगे क्या भुगतना पड़ेगा? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि डिंग चिंग के कुछ आदमियों की नसें तन गईं और वो आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन डिंग चिंग ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं भीड़ को हटाकर आगे बढ़ा और सोफे के पास जाकर बैठ गया। एक गिलास शैंपेन पीने के बाद मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरी सलाह है कि इस कमरे में मौजूद सभी लोग अपने फोन रख दें। जैसा ये कह रहा है वैसा ही करो। थोड़ी ही देर में वहाँ मौजूद सभी आदमियों और औरतों ने अपने फोन जमा कर दिए, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था, बल्कि मैं एक दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखने लगा। इस बार डिंग चिंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो आदमी उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। दोनों ने एक दूसरे के लिए चाकू के वार सहे थे। वो जान देने वाले भाई थे। तभी उस अधेड़ आदमी ने आवाज लगाई, चिंगजी, और अपनी जेब से फोन निकालकर कॉफी टेबल पर पटक दिया। डिंग चिंग मेरे पास आकर बैठ गया। अगर तुमने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो आज रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। इसके दो नजरिए हैं। पहला नजरिया, 1996 की सर्दियों में एक 14 साल का अनाथ बच्चा मरने वाला था। मैंने अपनी बात को लंबा खींचा, एक कहानी सुनाने वाले अंदाज में। कमरे में ज्यादातर लोग बिना कुछ समझे सुन रहे थे। बस डिंग चिंग की पलकें थोड़ी फुड़की और दूसरा अधेड़ आदमी गहरी सोच में डूब गया। उस साल जो अनाथ आश्रम अक्सर अनाथों को सर्दियों का सामान दिया करता था, उसने अनाथों को दिए जाने वाले सामान में कटौती कर दी। पता नहीं ये किसने शुरू किया था। जिंदा रहने के लिए शिकारी कुत्तों की तरह एक दूसरे से खाना छीनना पड़ता था। पूरे झोंघाई के अनाथ बच्चे मजबूरी में गुट बनाने लगे थे और वो 14 साल का अनाथ अपना बचा खुचा खाना चुपके से एक ऐसे साथी को दे देता था जिसका खाना छीन लिया गया था और वो कमजोर हो गया था। फिर वो अकेले ही शहर में घुस गया दूसरे गिरोहों से खाना छीनने के लिए, लेकिन आखिरकार अकेला इंसान कितनों से लड़ता। वो अनाथ बच्चा नाकाम रहा, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने ही वाला था, एक लंबा चौड़ा साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहानी यहाँ तक सुनाने के बाद मैं चुप हो गया जब मैंने देखा कि डिंग चिंग के चेहरे पर अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने दूसरा नजरिया बताना शुरू किया। वो 1996 की सर्दियों में 54 साल का था। झोंघाई ने अस्थि पोषण योजना का प्रस्ताव रखा, इसलिए उसके शहर के अनाथालय ने उस साल सर्दियों में अनाथ बच्चों का सामान कम करना शुरू कर दिया। बेचारे बच्चों को जिंदा रहने के लिए दूसरे अनाथों के हाथों से खाना छीनना पड़ता था, और उसी वक्त उस आदमी ने अपने जासूस छोड़ दिए जो इस लूट खसोट में हिस्सा लेने वाले हर एक को, सबसे होनहार बच्चे को ध्यान से देख रहे थे। मेरी बात खत्म होते ही अब तक शांत बैठे डिंग चिंग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में खून उतर आया था, नसें उभर आई थी और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। डिंग चिंग ने अचानक अपने गुस्से पर काबू पा लिया। उसके बचपन की वो सर्दियाँ उसका सबसे बुरा सपना थी। आज भी वो अक्सर सपने देखता है। वो सपने में भूख से मरते हुए डाया को देखता है और उनका खाना बचाने के लिए पीट पीट कर मार डाले गए टेई जू युआन ये को देखता है। युआन ये वो इंसान थे जिनका वो सबसे ज्यादा सम्मान करता था। उन्होंने उसकी जान बचाई थी। वो उसकी सबसे गहरी निराशा में उम्मीद की एक किरण थे। डिंग चिंग ने फिर से अपना सिर झुका लिया और बड़े बड़े कौर लेकर फ्रूट प्लेट से फल खाने लगा। तभी मैं फिर से बोला, मैं आप सबको एक और कहानी सुनाता हूँ, इस बार भी दो नजरियों से। पहला नजरिया, 14 साल का अनाथ अब बड़ा हो गया है। उसका रुतबा और दबदबा बढ़ता जा रहा था, पर 30 साल की उम्र में उसे धोखे से फंसाया गया। और जब वो एक गली में गिरकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, गली के मुहाने पर सफेद लंबी ड्रेस पहने एक खूबसूरत लड़की की छवि उसकी आंखों में दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उनके बच्चे हुए। ये एक अच्छी एंडिंग लगती है ना? पर एक दूसरा नजरिया भी है। उस आदमी ने अस्थि पोषण योजना के जरिए बहुत से काबिल लोगों को जमा किया और सफलतापूर्वक मुखिया की गद्दी पर बैठ गया। वो आदमी 30 साल के यांगजी से जलने लगा और फिर 5 साल बाद यांगजी की पत्नी और बच्चा रहस्यमय तरीके से दुश्मनों के हाथों मारे गए। आखिरी दो वाक्य कमरे में बम की तरह फटे। डिंग चिंग की आंखों में उलझन, पागलपन और एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। क्या तुम सच कह रहे हो? युआन ये वो आदमी थे जिन्हें वो अपना पिता मानता था। उसने कभी भी उन पर जरा सा भी शक नहीं किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस बूढ़े आदमी के लिए गोलियां और चाकू झेले हैं। उसने कभी भी उस कुर्सी पर नजर नहीं डाली।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना जाम घुमाते हुए पीछे की ओर झुक गया। फिर बिना छुपाए दांत दिखाते हुए कहा, मिस्टर डिंग, आप वाकई बहुत बेरहम हैं। इस वक्त तक मैं पूरी तरह से अपने किरदार में आ चुका था, एक रहस्यमयी जानकारी बेचने वाला सौदागर। ये देखकर डिंग चिंग ने अपनी आवाज धीमी की और गंभीरता से बोला, सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतना कहकर उसने पास रखी शैंपेन की बोतल उठाई और जोर से अपने ही माथे पर दे मारी। ये नज़ारा देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरे मुंह से 2 शब्द निकले, काफी नहीं। डिंग चिंग ने सुना पर कुछ नहीं बोला। वो खामोशी से मेरा सामना करता रहा। उसने अपनी मुठियां भींच लीं। फिर उसके घुटने हल्के से मुड़े, पर वो किसी भी तरह घुटने टेक नहीं पा रहा था। डिंग चिंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसी गुरूर और आत्मसम्मान के दम पर काटी है। यहाँ तक कि उसने अपने सबसे सम्मानित मुंहबोले पिता युआन ये के आगे भी कभी घुटने नहीं टेके थे। शायद यही एक वजह थी कि युआन ये भी उससे डरते थे। पर कुछ ही पल बाद डिंग चिंग धड़ाम से मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैंने देखा कि उसने अपना सिर झुका लिया था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था और उसने कहा, सर, प्लीज मुझे बताइए। जोंगहाई शिपिंग ग्रुप का सेकंड इन कमांड डिंग चिंग अपने सामने घुटनों पर बैठे उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर उसके शरीर में एक अजीब सा शानदार एहसास फैलने लगा। तो मैंने वाइन का ग्लास हाथ में लेकर धीरे से वही बात कही जिसकी तुम पुष्टि करना चाहते थे। अपने जिगरी दोस्त से क्यों नहीं पूछते? डिंग चिंग ने झटके से सिर उठाया। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास झलक रहा था और फिर उसने पास ही खड़े अपने जिगरी दोस्त युआन लिजुन की ओर देखा। ये देखकर युआन लिजुन के होंठ कांपने लगे। चिंग भाई,